हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स बाज। जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर चल रहा था, आज हम स्टार्ट करेंगे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, जैसा कि डेरिवेशन का नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। मैं इसको समझाने से पहले इसको फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा आपको। कंसीडर कर लीजिए, एक डायपोल है, माइनस क्यू ये ए है, प्लस क्यू दिस इज बी। एनी पॉइंट पर कह रहा है तो हम वो एनी पॉइंट यहां ले लेते हैं पी, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस को ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं बच्चों, आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर। ये देखिए फुल लेंथ इसकी 2l होती है, लेकिन अगर मैं सेंटर O से लूंगा तो ये क्या होगा, L होगा, और ये भी L होगा। आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको थीटा मूव कर देते हैं, इस वाले डाइपोल को क्या करते हैं, थोड़ा सा थीटा क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। तो जब हमने इसको मूव करा तो ये A जो है, इसको A1 ले लें, ये यहां आ गया, और ये V1 यहां आ गया। तो बताइए, अगर आप इसको बंद कर कर और ऐसे चेक करिए, क्या ये पॉइंट P एक्सियल लाइन पर नहीं लग रहा है आपको? तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां थी बच्चों, यहां थी। E1 ले लेते हैं इसको। अब इसको डायपोल को थोड़ा सा और मूव करते हैं इस तरीके से। जब मैंने यूं मूव किया इसे, V2 दिस इज A2, है ना। अब ये बताइए, ये बिल्कुल अगर P पॉइंट देखा जाए तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इक्वेटोरियल कहां था बच्चों, यहाँ इस साइड में था, E2। अब इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा नेट रिजल्टेंट E। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम M, इसको K और इसको L। समझ में आ रहा है आपके? अब देखिए, ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, मैंने बताया था डायपोल मोमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो इस डायपोल की जो डायरेक्शन है A टू B है। आया समझ में? अब देखिए, द डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P can be resolved into two rectangular component, है ना। तो बच्चों, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जब ये एक्सियल लाइन पर है तो ये जो कंपोनेंट होगा यहां पर, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो द कंपोनेंट P cos थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, वही ये हॉरिजॉन्टल है ना, cos थीटा along A1 B1, है ना। देखिए सेकंड, द कंपोनेंट P sin थीटा along A2 B2 परपेंडिकुलर A1 B1। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, E1 कौन सा है, एक्सियल लाइन पर, है ना। एक्सियल लाइन पर है तो क्या हो जाएगा, जब एक्सियल लाइन पर होगा तो क्या होगा, यानी कि यहां हम लिखेंगे द पॉइंट P lies on the axial line of dipole A1 B1, है ना। भाई यहां P अभी ये कुछ नहीं है, केवल इस डायपोल के लिए A1 B1 के लिए ये P जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कौन सा होगा, एक्सियल लाइन पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल A1 B1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल A1 B1। A1 और B1 की वजह से कितना डायपोल मोमेंट होगा, है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखिए E1 कितना आया था आपको याद है एक्सियल लाइन पर, बोलिए बच्चों, 2p x क्यूब, यानी कि x की जगह क्या आ गया था, सॉरी हाँ x क्यूब। अब यहाँ p cos थीटा एक्सियल लाइन पर कौन सा कंपोनेंट था, अलोंग a1 b1 p cos थीटा, तो यहाँ p cos थीटा लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा सेम सिमिलरली अब ये इक्वेटोरियल वाला निकालना है, द पॉइंट the P lies on the equatorial line of the dipole A2 B2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना बच्चों, इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल A2 B2। तो A2 B2 के लिए क्या होगा, है ना, इसके लिए क्या होगा आपको याद है इक्वेटोरियल लाइन पर क्या मैंने बताया था आपको, है ना, यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहां करते हैं। तो E2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ओनली p साइन थीटा और x क्यूब, ये इक्वेशन सेकंड हो गई बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब ये बताइए ये E1 और E2 हमने निकाल लिया, नेट रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल हमने बताया था, आपने 11th में पढ़ा होगा, जब दो वेक्टर इस तरीके से हों, ठीक है, तो नेट यहां निकलेगा तो क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए E1 क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। इसे थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं, ये समझ में, ये नोट कर लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो इसको मैं यहां से देखिए, अब इसमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कि स्क्वायर में क्या है, देखिए आप क्या आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स क्यूब बाहर आ रहा है ना। अब ब्रैकेट में क्या रह गया 2, एक पी स्क्वायर आएगा, पी भी यहाँ है यहाँ भी है, तो पी स्क्वायर आ गया, तो अब ये क्या रह गया 2 2 जा 4 cos स्क्वायर p प्लस साइन स्क्वायर p, सॉरी p नहीं है बच्चों थीटा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p स्क्वायर x क्यूब, अब यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा राइट कर सकता हूँ, बोलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अच्छा यह p स्क्वायर था, जब यह p स्क्वायर था बाहर आएगा तो p हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा 3 cos स्क्वायर थीटा और ये +1, तो ये हमारा
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हम तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं डायरेक्शन निकालूंगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो एक बात बताइए, ये मैंने इसको अल्फा लिया था, ये अल्फा है, तो यहां टेन अल्फा क्या हो जाएगा बताइए? टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा के सामने वाली परपेंडिकुलर एम के और पी के, तो परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों? यानी कि ये अगर एम के है तो जो साइड ये है ये वेक्टर है, वही तो ये वेक्टर है, तो E2, और पी के कौन सा है? ये वाला वेक्टर, यानी कि E1। दोनों वेक्टर को राइट कर देते हैं। E2 कितना आया था? इक्वेटोरियल पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा x क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन x क्यूब। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। अब क्या बचा? इससे ये कैंसिल, अब ये हो जाएगा, यहां देखिए एक्सियल लाइन पर 2 था तो 2 बचेगा साइन थीटा और 2 कॉस थीटा। लिख देता हूं थोड़ा सा, tan अल्फा और ये 1/2 tan थीटा। क्या आया होगा आपकी समझ में, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x, P √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन x क्यूब। अब यहां दो स्पेशल केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P, या मैं पॉइंट नहीं लिखता हूं, व्हेन P lies on the axial line, एक्सियल लाइन पर हो तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अच्छा, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ई देखिए कितना हो रहा है बच्चों, थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 3 into 1 plus 1 x क्यूब। और ये 4√3/1 4 हो जाएगा और ये बाहर आ गया 2, यानी कि x क्यूब। तो ई नेट कितना निकल आया देखिए, जैसे हमने एक्सियल पे निकाला था वही निकला है। अब केस सेकंड, when P lies on the equatorial line। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पर हो तब थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो E नेट क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, तो 3 cos 90 की वैल्यू 0 प्लस 1 x क्यूब। अब ये 0 हो जाएगा, 1 का रूट क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, x क्यूब। नोट कर लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आपको अगर एनी पॉइंट पर पूछ रहा है, या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, यानी कि एक्सियल पर बताइए और इक्वेटोरियल पे बताइए, तो आप सेपरेट ना करके एनी पॉइंट पे बता सकते हैं, और एनी पॉइंट पे बताने के बाद आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पर निकाल लेंगे।
आपकी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब इसी सीरीज में हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन शुरू करेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बहुत इजी है ये, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है, समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी जैसे टॉपिक आगे भी हैं। एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए बच्चों, ई की डायरेक्शन किधर है, ई की डायरेक्शन इस साइड में है ना, जिधर एरो की डायरेक्शन है उधर ई की डायरेक्शन है। अब देखिए यहां एक डायपोल है, ये डायपोल, यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ये ए है ये बी है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है F इज इक्वल क्यू ई, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, फोर्स इज इक्वल क्यू ई, और इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, क्यू ई। अब देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। तो ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा। ये डायपोल का सेंटर है। इतनी बात आ रही होगी आपकी समझ में, है ना, फिगर बहुत इजी है। अच्छा ये L है और ये भी L, तो कितनी हो गई, अब हमें जरूरत LL नहीं 2L की है, यानी कि मैं इधर 2L राइट कर देता हूं। फुल कितनी है लेंथ डायपोल की, 2L। अब देखिए ये P ले लेते हैं, तो यहां मुझे इस लेंथ की जरूरत है B और P की। तो एक बात बताइए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर, यानी कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो BP हमें पता नहीं है, हाइपोटेनियस 2L है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर तो BP आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। आप लोगों की समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा का। तो थीटा बी द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आपकी समझ में आया होगा। अब चार्ज B पर कितना है, यानी कि यहां हम फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, यानी कि फोर्स प्लस Q पर कितना है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर्स अगर मैं यहां हो जाएगा QE। आई आपकी बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, अब यहां अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, तो क्या हो जाएगा, ये भी QE हो जाएगा। ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, आप समझिएगा। ये पेन है, पेन को मैं इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इसको खींचूंगा तो ये बराबर नहीं, यानी कि ये वहीं जहां है वहीं रहेगा। 2 न्यूटन का देखिए नहीं खींच रहा, क्यों, क्योंकि जब फोर्स लग रहा हो और लाइन ऑफ एक्शन सेम फोर्स हो, फोर्स कैसे हो, सेम, और लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो, सेम, तो क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन, फोर्स 2 न्यूटन का ऊपर और 2 न्यूटन का नीचे, लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, डिफरेंट, ये ऊपर जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन
डिफरेंट है, यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम था तो इसलिए कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 0। जब लाइन ऑफ एक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना। तो यहां क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क जानते हैं आप क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताइए, आइदर फोर्स, फोर्स कोई सा भी लगा दीजिए, या ये एक ही है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां मैं क्रॉस नहीं लगाता हूं, है ना, फॉर्मूला है। चलिए, तो अब ये क्या हो गया बच्चों, बताइए, यानी कि BC, तो QE और BC कितना है, BC हमने यहां निकाला है, BP है, टू एल साइन थीटा। तो यहां देखिए Q इंटू 2L और E साइन थीटा। क्या ये डायपोल मोमेंट है, यस, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिख रहा है आपको, देखिए दिखाई दे रहा होगा। अब यहां क्या करते हैं, टॉर्क, यानी कि ये डायपोल मोमेंट है, तो P और E क्या है, यानी कि P E साइन थीटा, E भी वेक्टर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। जब देखिए यहां दो चीजें बता देता हूं मैं, A और B डॉट प्रोडक्ट होता है AB cos थीटा, और A क्रॉस B ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये होता है AB sin थीटा। अगर ये आपने 11th में नहीं पढ़ा तो आप इसको क्या करिए, समझ लीजिए, नोटबुक की रेड लाइन होती है उसके ऊपर लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, P क्रॉस E, ये टॉर्क आ गया, है ना। अब इसके दो केस है बच्चों, केस फर्स्ट क्या है, आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना, आज गर्मी बहुत है बच्चों। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, जब थीटा 0 कर दीजिए क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, बताइए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कैसा है यहाँ, मिनिमम। और केस सेकंड, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि यहाँ टॉर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। नोट कर लीजिए, क्या आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, यस, तो ठीक है। अब देखिए, अब इसकी दो चीजें और रह गई हैं, क्या, समझिएगा, ये इसकी SI यूनिट क्या है, यहां मैं राइट कर देता हूं, SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज, क्या हो जाएगी SI यूनिट, बताइए, अरे बोलिए, टॉर्क की क्या होगी, यहां से चेक करके बोलिए, आइदर फोर्स यानी कि न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, न्यूटन मीटर। समझ में आया, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, और दूसरी चीज क्या, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन की क्या होती है, ML/T-2, और मीटर की क्या होती है, लेंथ, यानी कि ML²T-2। बोलिए, नोट कर लीजिए अब इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, अब इसी सीरीज में हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, यानी कि हमने वो डायपोल में अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हो। तो एक बात बताइए, जो हमारा रिजल्ट आया था अभी कुछ देर पहले, टॉर्क क्या आया था बच्चों, PE sin थीटा, है ना, ये आया था कि नहीं। तो अब इसको
इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा तो हमें इस थीटा को स्मॉल सा मूव करना होगा, है ना। तो इसको रोटेट करेंगे, कितना स्मॉल रोटेट करेंगे, तो इफ द डायपोल रोटेटेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि वेरी स्मॉल एंगल क्या ले लेंगे, डी थीटा, है ना, समझिएगा, डी थीटा ले लेंगे। अब डी थीटा अगेंस्ट दिस टॉर्क, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा भाई, जब स्मॉल सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो डी डब्ल्यू फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, एफ इंटू एस होता है, पर यह टॉर्क अ टाइप ऑफ फोर्स है, तो टॉर्क इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, टॉर्क इंटू एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, पर यहां एंगुलर वर्क हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, डी थीटा। समझ में आया होगा। अब देखिए टॉर्क की वैल्यू लगा दी, पीई साइन थीटा डी थीटा, है ना, समझ में आ रहा होगा आपके। अब ये देखिए टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, यानी कि अब हम इसको रोटेट कहां से करते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ रोटेट करते हैं, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब यहां देखिए कांस्टेंट क्या है, पीई, और थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा पीई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट साइन थीटा का कॉस थीटा होगा। बच्चों मैथमेटिकल टूल में मैंने 11th वाली क्लास में वीडियो डाली है, मैथमेटिकल टूल, तो वहां इंटीग्रेशन है, आप चेक कर लीजिए, सीख लीजिए वहां से। तो कॉस थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये देखिए माइनस को आगे भेज देंगे, ये कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1, ये आ गया हमारा वर्क डन। समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, सपोज कर लीजिए थीटा 1 90 पर था और थीटा 2 थीटा पर, तब वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन आसानी से निकाल देंगे, पीई कॉस थीटा 2 क्या है, थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बोलिए भाई, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये क्या आ गया, cos थीटा, ये वर्क डन आ गया। और आपको पता होगा वर्क जो है वो किसकी इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। द वर्क डन stored in a dipole in the form of पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, एनर्जी के। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा। आप लोगों को इतना नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये
आपको मैंने अभी राइट करा था इससे पहले, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बताया था। तो ये एनर्जी को क्या मैं डॉट प्रोडक्ट में नहीं राइट कर सकता? बोलिए, है ना, ये आ सकता है। अब इसमें एक केस है, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो एनर्जी क्या होगी? माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो ये क्या आ गया? पीई। यानी कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है? मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये। अच्छा, केस सेकंड, when theta is 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या है भाई? cos 0 की वैल्यू तो ये हो गई, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा? यानी पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर क्या है? 0। अब थर्ड केस देखिए, when थीटा इज 180, तो u क्या हो जाएगा? पीई cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया पीई। यानी कि ये कैसा है, आपको शो हो रहा है? ये हो गया हमारा मैक्सिमम, यानी कि पीई आ गया। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कर लीजिए इसको। अब ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। बहुत खुशी हुई होगी आपको ये सब सीखकर, और ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके हम न्यूमेरिकल चलाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 40 मिनट का, उसमें क्या होगा? उसमें हमारे क्या होंगे? न्यूमेरिकल। थैंक यू।